नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई मेरी आत्मकथा के अंतर्गत शीर्षक सांध्य संगीत पर आधारित आत्मकथा का अंश सुनिएगा। इस समय साहित्य की चर्चा करने वालों में ताल सुर के परंपरा से चले आ रहे कायदों को एक ओर रखकर नए कायदों को चलाने और तोतले गाने वाले के नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया था। मेरे लिए कहा जाता था कि मेरे लेख साफ नहीं होते। उस समय भले ही मेरे लिए कहना मुझे न रुचा हो, पर यह कहना आधारहीन न था। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी जरूर थी। वास्तव में मेरे कविता लेखन को दुनिया के अनुभव का बल नहीं था, और वह बल मिल भी कैसे सकता था, जबकि बचपन में अकेलेपन में बंदी बनाकर मैं रखा गया था। मेरे पर लगाया हुआ आरोप भले ही आधारहीन न हो, पर उस आरोप के पीछे छिपी हुई एक बात तो मैं कभी मंजूर नहीं कर सकता। वह यह है कि मैं लोगों के मन पर अधिक नतीजे के लिए जानबूझकर ऐसे गहरे तरीके का सहारा लेता हूँ। इस आरोप से मुझे बहुत दुख होता था। सौभाग्य से जिनकी दृष्टि दोष रहित है, उनके लिए किसी युवा को चश्मा लगाते हुए देखकर ये कहना कि ये केवल फैशन के लिए लगाया गया है, वह आंखें मिचकाना हो सकता है। और बर्ताव में ऐसा होता भी है, पर वह नहीं दिखने का ढोंग रचता है। ऐसा उस पर आरोप लगाना गलत है। धुआं भरा माहौल संसार की उत्क्रांति की एक दशा है। इस दशा पर किसी खास कारण का आरोप करना ठीक नहीं है। जिस कविता में निश्चिंतता न हो, उसे किसी काम का न समझने से साहित्य के सही तत्वों की हमें कभी जानकारी नहीं होगी। यदि ऐसी कविता में आदमी के स्वभाव की कोई सही बाजू जाहिर की गई हो, तो वह कविता जरूर ही संग्रह करने काबिल है। आदमी के स्वभाव की यदि कोई सही तस्वीर उस कविता में ना हो, तो उसे दूर करना चाहिए। आदमी की ज़िंदगी में ऐसा भी एक वक्त होता है जबकि न कही जाने वाली बातों के बारे में दया वृत्ति और साफ सुथरी न होने की चिंता ही उसकी मन की भावना बन जाती है। जिन कविताओं में कोई भी मनोभावना जाहिर करने का यत्न किया जाता है, वे कविताएं बेमुद्दे की नहीं मानी जा सकती। बहुत हुआ तो उनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन वह भी भरोसे के साथ नहीं। ये दोष उन भावनाओं का नहीं हो सकता जिन्हें प्रकट किया गया है, लेकिन उस असफलता का दोष है जिसके खातिर भावनाओं को साफ रूप नहीं दिया जा सका। इंसान में भी भीतरी और बाहरी ऐसा दोहरापन है। आचार और विचार भावनाओं के बहाव के पीछे भीतरी आत्मा की अक्सर बहुत कम जानकारी हो पाती है। जिंदगी की बढ़ोतरी का भीतरी आत्मा का एक उपाय है, उसे छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। जब बाहरी और भीतरी वार्ताओं का आपस में मेल नहीं रहता, तब आत्मा घायल भी हो उठती है और उसका दर्द बाहर भी आने लगता है। उसका वर्णन करना या उसको नाम देना मुश्किल है। खास अर्थ वाले शब्दों के समान उस दर्द को बोला नहीं जा सकता। ये तो अस्पष्ट दर्दीले स्वर के समान हुआ करता है। सांध्य संगीत में प्रकट खेद और दुख कभी विकार मेरे भीतर में पैदा हुए थे। भीतर ही भीतर दबाकर रखा हुआ आत्मबंधन तोड़कर आज़ाद माहौल में आने का यत्न किया करता है। संसार के दूसरे पदार्थों के समान कविता में भी एक दूसरे के विपरीत शक्तियाँ रही हुई हैं। उनका आपस में मेल नहीं बैठता। एक ताकत एक ओर खींचती है और दूसरी उसके खिलाफ। इस आपसी खिलाफ ताकतों में यदि बहुत ही विरोध हो जाए तो बहुत ही मेल हो जाए, तो मैं समझता हूँ इस कविता का जन्म ही नहीं हो सकता। यदि खिलाफत में से जन्मा दुख नष्ट होकर इन ताकतों का आपसी मेल हो जाए, तो सारंगी से निकलने वाली आवाज़ के समान कविता में से संगीत पैदा होने लगता है। सांध्य संगीत के जन्म समय में किसी ने रणसिंगा फूंक कर उसका स्वागत किया, तो भी उसे रसिक पाठकों की कमी नहीं रही। एक जगह मैंने ये बतलाया ही है कि रमेश चंद्र दत्त की बड़ी लड़की का विवाह था। श्री बंकिम बाबू दरवाजे पर खड़े थे और रमेश चंद्र रिवाज के मुताबिक उनके गले में हार डालकर उनका स्वागत कर रहे थे। इतने में ही मैं पहुंचा। बंकिम बाबू ने अपने गले से हार निकालकर मेरे गले में डालते हुए कहा, रमेश, पहले इसे गले में हार डालना चाहिए, पहले इनके गले में हार डालना चाहिए। क्या तुमने इनका सांध्य संगीत नहीं पढ़ा? रमेश बाबू ने जवाब दिया, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तब उसके कुछ पदों पर बंकिम बाबू ने अपनी सहमति प्रकट की। उस राय से मैंने मेरी मेहनत की कामयाबी समझी। सांध्य संगीत के कारण मुझे एक जोशीले दोस्त मिले। इनके द्वारा की गई बड़ाई ने सूरज की किरणों के समान
मेरी नई मेहनत में नई ज़िंदगी फूंक दी और सही राह दिखलाई। इनका नाम था बाबू प्रियनाथ सेन। शांत संगीत के पहले भग्न हृदय नाम के मेरे काव्य में इन्हें मेरे बारे में न उम्मीद कर दिया था, लेकिन शांत संगीत के कारण इन्हें फिर मुझ पर प्यार उमड़ा। इससे परिचय रखने वाले लोगों को मालूम ही है कि ये साहित्य के 7 समुद्रों से सुरक्षित रहकर घुमक्कड़ एक होशियार माझी थे। ये अक्सर सभी भारतीय भाषाओं और कई विदेशी भाषाओं के साहित्य के जानकार और मर्म के पहचानने वाले भी थे। इनसे बातचीत करते समय ख्यालों की दुनिया के छिपे छिपाए दृश्यों के चित्र भी देखने को मिल जाते थे। इनके साथ की मेरी दोस्ती बहुत ही कीमती थी और उससे मुझे कल्पना से बढ़कर फ़ायदा हुआ। प्रियनाथ बाबू बहुत ही ज़्यादा अपने भरोसे के साथ साहित्य संबंधी विचार सिद्ध किया करते थे। अधिकार के साथ भाषा और अपने भरोसे के साथ उन्होंने जो साहित्य की समालोचना की, उससे मुझे बहुत सहायता मिली। उसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता हूँ। उन दिनों मैं जो कुछ लिखता वह सब उन्हें सुनाया करता था। सही मौके पर अपने प्रशंसा भरे विचारों से उन्होंने मुझ में जोश भरा। यदि उन्होंने मेरी बड़ाई न की होती तो उस दशा में मैंने जो ज़मीन तैयार की है, आज उसकी फसल काट रहा हूँ, फल बटोर रहा हूँ। वह फल मिलता कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो ये था आज का अंश। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुनने के लिए अनंत आभार। जय माँ भारती।